नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत ही मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। जो भी साथी पहली बार यूपी होमगार्ड देने जा रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी तक नहीं दिए हैं, वो बिल्कुल घबराए नहीं। एकदम शांत मन से वीडियो को ध्यान से देखें और सुने। आज कोई कॉपी पेन नहीं, कुछ भी नोट नहीं करना है, बस चीजों को ध्यान से सुनना है। सभी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए देखें। इस क्लास से मेरा वादा है आप सभी से ज्यादा प्रश्न इस एक क्लास से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल के आंतरिक ग्रह नहीं है? क्या आंतरिक ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि। इसमें से आंतरिक ग्रह पूछा है कि नहीं है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी ये तीनों की तीनों आंतरिक ग्रह हैं। कौन कौन से आंतरिक ग्रह होते हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चार जो है ये आंतरिक ग्रह होते हैं। और बाह्य ग्रह कौन से होते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो है बाह्य ग्रह होते हैं। और आंतरिक ग्रह को स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। क्या? आंतरिक ग्रह को स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा जो है आंतरिक ग्रह नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ये शनि जो है ये आंतरिक ग्रह नहीं है, ये बाह्य ग्रह है। चलिए, और बुध के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे निकटतम, सौरमंडल का सबसे छोटा व हल्का ग्रह है। इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को। क्या? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और इसके दो उपग्रह हैं। कितने? दो। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांझ का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी, शुक्र, शनि, अरुण। तो सांझ का तो तारा और भोर का तारा तो जो है इसे शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और शुक्र ग्रह को और क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह यह जो है ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करती है। शुक्र जो है, शुक्र और अरुण ये दोनों जो है अन्य ग्रहों की तुलना में सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा में करते हैं। कौन सी दिशा में? पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अक्षांशों की संख्या है 180, 179, 181 और 182। तो यहाँ पे अक्षांशों की संख्या पूछा है। तो अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है? 179। कितनी होती है? 179। और अक्षांश की संख्या अगर पूछे तो अक्षांश की संख्या हो जाएगी 181। कितना? 181। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षांशों की संख्या 181 हो जाएगा। और यहीं पे अगर अक्षांश रेखा की संख्या पूछे तो ये देखिए, ये अक्षांश रेखा की संख्या ये जो है ये ध्रुवीय पोल है। ये जो है रेखा में गिनती नहीं की जाती इसकी, ये ध्रुव होते हैं। तो इन दोनों को अगर हम निकाल देंगे तो 181 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 179। अक्षांशों की संख्या जो है 181 हो जाएगा और अक्षांश रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी? 179 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है? तो संपूर्ण 24, 23, 21, 20। तो संपूर्ण पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है? तो 24 कटिबंधों में। कितने? 24 कटिबंधों में। और सर्वाधिक कटिबंध वाला देश कौन सा है? अगर पूछे कि सर्वाधिक कटिबंध वाला देश कौन सा है तो वो हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। और कटिबंध को क्या कहते हैं? टाइम जोन। कटिबंध क्या है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये दो अक्षांश रेखाएं हो गए, तो इनके जो बीच के भाग हैं इनको क्या कहा जाता है? तो यही जो है जोन। इनको क्या कहते हैं? जोन। यही जो है कटिबंध है। और यहीं पे जो है ये देशांतर की बात कर लेते हैं। ये दो देशांतर के बीच के भाग को इनको क्या कहते हैं? तो इनको गोर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। और इनको जो है इनको क्या कहते हैं? इनको जो है जोन कहते हैं, कटिबंध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24। संपूर्ण पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है? 24। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने मंडलों में विभक्त किया गया है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 मंडलों में विभक्त किया गया है। कितने? 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जो है 3 बृहद मंडल विभक्त किया गया है। कौन कौन से? तो
ये हो जाएगा 1 2 1 2 3। कौन कौन सा? ये हो गया भूपर्पटी, ये हो गया मेंटल, ये हो गया क्रोड। भूपर्पटी ये सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से बना होता है, इसको क्या कहते हैं? सियाल बोलते हैं। और ये मेंटल ये जो है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, इसे सीमा कहते हैं। और ये क्रोड ये निकल प्लस फेरस, इसे निफे, ये इससे बना होता है, इसे क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस स्थान से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, दोनों या कोई नहीं। तो ये मान लीजिए यहाँ पे हम और आप जो भी हैं यहाँ पे हैं खड़े हैं, तो अचानक यदि भूकंप आ गया तो हमको जो भूकंप का एहसास होता है वो यहाँ पे होता है। कहाँ पे? यहाँ पे होता है। ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे जो है ये केंद्र है। क्या है ये? लेकिन भूकंप की उत्पत्ति जो होती है वो यहाँ से होती है। कहाँ पर होती है? यहाँ पे होती है। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल, फोकस कहते हैं। तो जिस स्थान पे भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भूकंप मूल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप मूल। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जिस स्थान से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा। और महसूस यदि पूछ ले कि जिस स्थान पर भूकंप पहली बार महसूस होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो महसूस पहले कहाँ पर होगा? यहाँ पे होगा। जहाँ पे हम और आप कोई भी यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ पे हमको महसूस होगा और यहाँ पे जो है ये उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है यांगटी सिक्यांग नदी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो जो है यांगटी सिक्यांग नदी पूछा है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं चीन की। तो चीन में जो है एक नदी है जिसे क्या कहते हैं? होंगो नदी। क्या कहते हैं? होंगो नदी। यहाँ पे मान लीजिए होंगो नदी है, यहाँ पे इसी के नीचे क्या है? ये यांगत्सी नदी है। क्या है? यांगत्सी नदी है। और यह नदी जो है अपना मार्ग, होंगो नदी, ये चीन में जो होंगो नदी है ये अपना मार्ग बदलने में प्रसिद्ध है। क्या है? ये अपना मार्ग बदलने में प्रसिद्ध है। और यह लौह अयस्क के दौरान बहती है, पीले रंग की मिट्टी भी अपने साथ लेकर आती है, इसलिए इसे पीली नदी के नाम से भी, येलो रिवर भी कहते हैं। और अपना मार्ग बदलती रहती है, जिसके कारण इसे होंगो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। और इसी के नीचे जो है यांगत्सी नदी बहती है। तो ये जो है इसी के किनारे पर जो है वो संघाई शहर स्थित है। यह चीन के अंदर है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी व विश्व की तीसरी लंबी नदी है। कौन सी? यांगत्सी नदी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? यांगटी सिक्यांग नदी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? तो एशिया महाद्वीप की। किसकी हो जाएगी? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत का पठार किस देश में है? चीन, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, भारत। तो तिब्बत का पठार पामीर, इसे विश्व की छत भी कहते हैं। यह कहाँ पे स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। कहाँ पे? चीन में स्थित है। इसे जो है विश्व का छत भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, विक्टोरिया झील, मिशिगन झील। तो यहाँ पे पूछा है विश्व की सबसे बड़ी झील, तो कैस्पियन सागर। कहाँ गया? कैस्पियन सागर। यह जो है यह झील मुख्य रूप से किन देशों की सीमाओं से घिरी हुई है? क्वेश्चन बने कि ये कैस्पियन सागर जो है ये किन देशों की सीमाओं से घिरी हुई है? तो ये 5 देशों की सीमाओं से घिरी हुई। कौन कौन सी? रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये जो है 5 देशों की सीमाओं से ये जो है ये घिरी हुई हैं। और यहाँ पे सुपीरियर झील की बात करते हैं, तो सुपीरियर झील ये जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। और विक्टोरिया झील तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और मिशिगन झील की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका की प्रसिद्ध 5 महान झीलों में से एक है। और यह जो है पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये कैस्पियन सागर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? मुनरो ने, क्लाइव ने, सिराजुद्दौला, कोई नहीं। तो ये प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो ये 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। अंग्रेजी सेना की तरफ से कौन आए थे? तो अंग्रेजी सेना की तरफ से कौन आए थे? क्लाइव आए थे। कौन?
क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और विरोधी इसका कौन था? तो वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। कौन थे इसके विरोधी? सिराजुद्दौला। जीत किसकी हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव की हुई थी। तो इसमें पूछा क्या है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वो रॉबर्ट क्लाइव ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स, क्लाइव, कोई नहीं। तो बंगाल के जो है पहले गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर जो थे वो क्लाइव थे। और बंगाल के जो है पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। और भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो वो थे कैनिंग। और 1857 की क्रांति इन्हीं के समय में हुई थी, कैनिंग के समय में। और इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो विलियम बेंटिंग थे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वेलेजली को, डुप्ले को, यहाँ पे उल्टा हो गया है, यहाँ पे ए एंड सी दोनों होना चाहिए था, तो यहाँ पे केवल ए। तो इसमें पूछा है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सहायक संधि का जनक जो है वो कौन है? तो वो डुप्ले महोदय है। कौन है? डुप्ले महोदय। और सहायक संधि का उपयोग सबसे अधिक किसने किया है? तो जो है वो वेलेजली ने किया है। और सहायक संधि का जो प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ है? तो वो भी वेलेजली के द्वारा हुआ है। तो इसका आंसर लेकिन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डुप्ले के द्वारा, डुप्ले महोदय के द्वारा, क्योंकि इसका जो है जन्मदाता जनक पूछा है। तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता जो है वो डुप्ले हैं। कौन है? डुप्ले हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सभी। तो सिविल सर्विस का जनक हो या पुलिस का जनक या फिर अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त को और क्या कहते हैं? जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो सिविल सर्विस का जनक, पुलिस का जनक, अस्थाई बंदोबस्त का जनक, इन तीनों के जनक को किनको कहते हैं? कॉर्नवालिस को। किसको कहते हैं? कॉर्नवालिस को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस। सिविल सर्विस दिवस कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 21 अप्रैल 1947 को सिविल सर्विस दिवस मनाते हैं। इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विस को भारत का स्पाती ढांचा भी कहा था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, बंबई अधिवेशन, कोई नहीं। तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में जो है ये पहली बार गाया गया था। और इसके गायक कौन थे? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। क्वेश्चन बने कि 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन हो जाएंगे? रहीमतुल्ला। कौन हो जाएंगे? रहीमतुल्ला। और पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड माउंटेन और लॉर्ड माउंटबेटन और कर्जन। तो ये बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो ये 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। इस विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला था? तो वो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। और बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो 1911 की दिल्ली दरबार में इसको रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन को लागू करने की तारीख क्या तय की गई थी? तो वो हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। क्या तय की गई थी? 16 अक्टूबर 1905। इसका आंसर हो जाएगा कर्जन। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कर्जन थे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की गई? लॉर्ड डलहौजी, कर्जन, हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस। तो इसमें जो है 3 प्रमुख व्यवस्थाएं हैं। कितनी? अस्थाई बंदोबस्त। 3 प्रमुख व्यवस्थाएं कौन कौन सी? अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है ये कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 1793 में।
और रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था? रीड और मुनरो ने स्टार्ट की थी। कब की थी? तो 1820 के आसपास। शुरुआत में 1792 से 93 में इसको रीड द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में मुनरो ने इसे 1820 में, कब? 1820 में व्यापक रूप से लागू किया था। ये जो है रीड और मुनरो ने स्टार्ट की थी। और मालवाड़ी जो है ये व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी? तो ये हाल्ट मैकेंजी ने शुरुआत की थी। कब की थी? 1822 में की थी। कब की थी? 1822 में। तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा आरंभ की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा, रैयतवाड़ी रीन और मुनरो द्वारा, और मालवाड़ी व्यवस्था हाल्ट मैकेंजी के द्वारा। ये तीनों हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी। तो अधिवेशन कौन था? ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी? ये सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। और अधिवेशन कौन सा था? तो ये 1925 का था। कहाँ पे हुआ था? कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। और अध्यक्षता किसने की थी? तो सरोजनी नायडू ने। भारत की पहली जो है महिला ये राज्यपाल भी हैं। कौन सी? सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड रिपन, कर्जन, कैनिंग, डलहौजी। तो आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वो जो है वुड डिस्पैच को कहा जाता है। और कब आया था ये? तो 1854 में। कब आया था? 1854 में। डलहौजी ने अवध को कुशासन के तौर पर हड़प लिया था। क्या? डलहौजी ने जो है वो कुशासन के तौर पर अवध को हड़प लिया था। तो यहाँ पे वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था? तो वो डलहौजी के शासनकाल में आया था। डलहौजी जो है ये अवध को कुशासन के तौर पर हड़प लिए थे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जो है का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो लॉर्ड हेस्टिंग, डलहौजी, कैनिंग, वेलेजली। तो यहाँ पे जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेंस इसको पूछा है। ये किसकी रिपोर्ट थी? तो ये आउटरम की रिपोर्ट थी। किसकी? आउटरम की रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया था। ये किसने हड़पा था? पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं, ये डलहौजी ने हड़प लिया था। इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि भारत में पहली जनगणना किस समय में की गई थी? 1872, 1868, 1881, 1951। तो ये जो है पहली जनगणना हुई कब थी? तो 1872 में, मेयो के समय में। किसके समय में? मेयो के समय में। और क्वेश्चन बने कि विश्व में फर्स्ट जनगणना कहाँ पे हुआ था? तो वे कहाँ पे हुआ था? स्वीडन में। कहाँ पे? स्वीडन में। और क्वेश्चन बने कि भारत में दशकीय आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो हो जाएगा 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। और मुख्य तथ्य क्या है? तो ये जो है ये पहली बार समकालीन जनगणना थी, जिसके बाद से हर 10 साल में जनगणना होती आ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1872। भारत में पहली जनगणना जो है वो 1872 में मेयो के समय में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार, साइमन कमीशन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, रॉलेट एक्ट। तो ये कब आया था? ना अपील ना दलील का कानून जो है ये कब आया था? तो ये 1919 में। कब? 1919 में। इसे ही काला कानून कहा जाता है। किसे? रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। और रॉलेट एक्ट को ही काला कानून भी कहा जाता है। और ये 1919 में आया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 1920 में, 1922 में, 1925 में, 2000 में। तो जो है काकोरी ट्रेन डकैती जो है कब हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और काकोरी स्थान पे। कहाँ पे? काकोरी स्थान कहाँ पर स्थित है ये? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कौन कौन इसमें शामिल था?
तो इसमें जो है चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहेड़ी, ये सब जो हैं ये इसमें शामिल थे। अशफाक उल्ला खां प्राणी जो है उद्यान कहाँ बनाया गया है? तो ये कहाँ बनाया गया? गोरखपुर में बनाया गया है। क्वेश्चन बने यदि कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो वो हो जाएगा मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के तहत। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के तहत। फिर यदि अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बने, 1911 में दिल्ली दरबार लगता है और इसी दिल्ली दरबार में यह घोषणा होती है कि नई राजधानी जो है वो कोलकाता से दिल्ली पहुंच जाएगी। क्या? 1911 में दिल्ली दरबार लगता है और इसी दिल्ली दरबार में ये घोषणा होती है। कौन सी घोषणा? कि नई राजधानी जो है वो कोलकाता से दिल्ली पहुंच जाएगी। और 9 अगस्त 1915 को, क्या 9 अगस्त 1915 को गांधी जी वापिस आए थे। यहाँ पे इस एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन को देख रहे हैं कि काकोरी ट्रेन डकैती जो है ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी। यहीं पे समय की बात करते हैं तो 1911 में भी एक बात है, क्या है कि दिल्ली दरबार लगता है और इसी दिल्ली दरबार में ये घोषणा होती है कि नई राजधानी जो है वो कोलकाता से दिल्ली पहुंच जाएगी। और दूसरा क्या है कि 9 अगस्त 1915 को गांधी जी जो है वो भारत वापिस आए थे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल, गंगाधर तिलक और लाला लाजपत। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो वो 1 जनवरी, कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को। स्थान क्या था? तो वो था इलाहाबाद। कहाँ? इलाहाबाद, जो कि ये प्रयागराज है, इलाहाबाद में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो काउंसिल में प्रवेश करके ब्रिटिश सरकार के कामकाज में बाधा डालना और स्वराज को स्वशासन प्राप्त करना। और ये जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को, दयानंद सरस्वती या सभी? तो जो है राजा की उपाधि कहाँ से मिलती है? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कहाँ से मिली? तो अकबर सेकंड से। किससे? अकबर सेकंड से। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो वो भी राजा राम मोहन राय ने। और संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित किया? तो वो भी राजा राम ने। सती प्रथा को समाप्त करने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? तो वो भी राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है वो किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? वो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू की खेती भारत को किसने सिखाई है? चीन ने, पुर्तगालियों ने, यूरोपियों ने? कोई नहीं। तो ये जो यूरोपीय लोग थे इन्होंने जो है तंबाकू की खेती प्लस जो है प्रिंटिंग प्रेस, ये दोनों जो है पुर्तगालियों ने ही सिखाई है। भारत में सबसे पहले कौन आए थे और सबसे लास्ट में गए कौन थे? तो वो भी जो है ये पुर्तगाली ही थे। पुर्तगाली का केंद्र क्या था? तो वो क्या था? गोवा था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू वाटर पॉलिसी पर सर्वाधिक बल किसने दिया? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो फ्रांसीसी डी अल्मेडा, ये पुर्तगाली थे। क्या थे? पुर्तगाली थे। यहाँ पे एक नोट पॉइंट बनता है कि पुर्तगाली ने भारत को क्या क्या दिया? तो क्या क्या दिया? पिछले क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, प्रिंसिंग प्लेट, तंबाकू की खेती, प्लस एक यहाँ पे और है क्या? गोथिक कला। ये भी जो है पुर्तगालियों द्वारा ही मिला है। तो यहाँ पे जो है ब्लू वाटर पॉलिसी पर जो सर्वाधिक बल दिया है वो किसने दिया है? तो वो फ्रांसीसी डी अल्मेडा, ये इन्होंने दिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि, कर्नाटक संधि, अलीनगर संधि, कानपुर संधि। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। इसके पहले एक युद्ध हुआ था, कौन सा? प्लासी का युद्ध। वो कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की असली ताकत बक्सर के युद्ध में देखी गई थी। कब देखी गई? बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? तो वो था मुनरो। कौन? हेक्टर मुनरो। और बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि हुई थी। कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो कब हुई थी ये? 1765 ईस्वी में। कब हुई थी? 1765 में। अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था? तो वो क्लाइव आया था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद की संधि। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य के साथ सहायक संधि की? अवध, मैसूर, तंजौर, हैदराबाद। तो सहायक संधि की शुरुआत किसके द्वारा होती है? तो वो डुप्ले द्वारा होती है। किसके द्वारा? डुप्ले द्वारा। लेकिन सर्वाधिक प्रसार किसने किया? तो वो वेलेजली ने किया था। किसने किया था? वेलेजली ने किया था। और पहली सहायक संधि किसके साथ थी? तो वो 1798 में हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद। और दूसरी जो है वो मैसूर में। कहाँ पे? मैसूर में। कितने में? 1799 में। जो हैदराबाद में है ये कब है? 1798 में। ये पहली सहायक संधि थी। और दूसरी मैसूर, मैसूर वाली कब थी? 1799 में। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है? तो यहाँ पे पूछा है कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य के साथ सहायक संधि? सर्वप्रथम पहला जो होगा वो हैदराबाद हो जाएगा। कौन सा? हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। पहले विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया है? तो मैकाले, बेंटिंग, कैनिंग, सर एजिला इम्पे। तो यहाँ पे पहले विधि आयोग की अध्यक्षता का जो गठन है वो कब हुआ? तो वो हुआ 1834 में। कब हुआ? 1834 में। विधि आयोग के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे विलियम बेंटिंग। कौन थे? विलियम बेंटिंग। और इसकी स्थापना 1834 में, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में ये इसकी स्थापना की गई थी। नोट पॉइंट क्या बनता है कि यदि स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग जो है वो 1955 में। कब? 1955 में MC सीतलवाड़। क्या? MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले विधि आयोग की अध्यक्षता में गठन किया गया किसके? मैकाले। यहाँ पे आंसर हो जाएगा मैकाले। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 23 अगस्त, 12 अगस्त, 10 अगस्त। तो बात करते हैं 29 अगस्त की। तो राष्ट्रीय खेल दिवस, क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस। इस दिन मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के खिलाड़ी थे इनका जन्म हुआ था, इसीलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 23 अगस्त तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाया जाता है 23 अगस्त को। चंद्रयान 3 साउथ पोल पर इसी दिन उतरा था, इसीलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त तो 12 अगस्त को जो है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस प्लस हाथी दिवस। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस प्लस हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और 10 अगस्त को तो शेर दिवस। कब मनाया जाता है? शेर दिवस। 10 अगस्त को शेर दिवस मनाया जाता है। इसमें राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पूछा है। कौन सा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो हो जाएगा 23 अगस्त। क्या हो जाएगा? 23 अगस्त। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, कानपुर, वाराणसी, इज्जतनगर। तो लखनऊ के मुख्य जो अनुसंधान संस्थान हैं वो कौन कौन से हैं? तो लखनऊ के मुख्य अनुसंधान संस्थान हो गया केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि एवं संगम पौधा संस्थान, वीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, होम्योपैथिक ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सब जो है वो लखनऊ के हैं। तो इसमें पूछा क्या है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत और अमेरिका, भारत और फ्रांस, भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और रूस। तो हाल ही में जो 14वां नौसैनिक अभ्यास था वो 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाना और आपसी सामरिक विश्वास को मजबूत करना। तो इसके दोनों देश कौन कौन? इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो भारत और रूस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और रूस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? कजाकिस्तान, भारत, चीन, रूस। तो मेंबर कितने थे? संघाई सहयोग संगठन की बैठक की अध्यक्षता जो किस देश में हुई थी उसमें मेंबर कितने थे? तो वो 8 मेंबर थे। कितने? 8। सन 2020 में इसकी अध्यक्षता रूस ने की थी। किसने? रूस ने जो है वो 2020 में की थी। और 2021 में जो है वो दुशांबे तजाकिस्तान ने, किसने? दुशांबे तजाकिस्तान ने की थी। और SCO का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो वो बीजिंग चीन में है। कहाँ पे? बीजिंग चीन में है। और
2024-25 के लिए चीन ने एससीओ की अध्यक्षता ग्रहण की थी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन। संघाई सहयोग संगठन की बैठक की अध्यक्षता चीन देश ने की थी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य भारत ने किस देश से लिए? अमेरिका, रूस, चीन, नेपाल। तो जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति से है। क्या है? 42वां संविधान संशोधन 1976 से सरदार स्वर्ण सिंह समिति से भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंदर है। और ये जो है मौलिक कर्तव्य भारत के किस देश से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य भारत के किस देश से? रूस से लिया गया है 42वां संविधान संशोधन से। और यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया? तो ये सब आप इसका आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया? आंसर आप लोग जरूर करें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी? कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या है? हृदय रोग विशेषज्ञ। क्या है? हृदय रोग विशेषज्ञ इसका मतलब है। तो कौन सा हो जाएगा? सरिता राव, वनीता अरोरा, रमा मूर्ति, डॉक्टर SI पद्मावती। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर SI पद्मावती। ये भारत की पहली ये भारत की जो है ये महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, मतलब कि हृदय रोग विशेषज्ञ थी। इनका पूरा नाम क्या था? तो ये इनका पूरा नाम हो जाएगा डॉक्टर शिवराम कृष्ण अय्यर पद्मावती, इनका पूरा नाम है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो फिलीपीन, मनीला, भारत, जापान, इंडोनेशिया। तो जो है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किसे? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। पहला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो किसे मिला? तो विनोबा भावे को। किसको? विनोबा भावे को। इसके द्वारा चलता जो है इनके द्वारा चलता है कौन सा? भूदान आंदोलन। विनोबा भावे के द्वारा जो है वो भूदान आंदोलन चला था। और ये कब चला था? 1957। और 2019 में रवीश कुमार को जो है वो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। किसको? रवीश कुमार को। कब मिला था? 2019 में मिला था। लेकिन इसमें जो है इसमें पूछा है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं? ये स्थान पूछा है। तो ये फिलीपींस, मनीला में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार में किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग होता है? सोडियम, आयोडीन, कोबाल्ट 60, फास्फोरस 32। तो जो थायराइड कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग होता है? तो आयोडीन 131 का उपयोग होता है। किसका? आयोडीन 131 का। तो यहाँ पे इसका जो है आंसर हो जाएगा कि कैंसर के उपचार में किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कोबाल्ट 60। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट 60 जो है ये जो है कैंसर के उपचार के लिए उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि पहला मुलग मेडल किसे दिया गया? अभिनव बिंद्रा को, मिल्खा सिंह को, KD जाधव को, आजिके रहाणे को। तो यहाँ पे जो है ये पूछा है कि पहला मुलग मेडल किसे दिया गया? तो ये कहाँ पर दिया गया? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में दिया गया। किसे दिया गया? आजिके रहाणे को दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आजिके रहाणे को पहला मुलग मेडल दिया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? क्या पूछा है? नहीं गुजरती। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मणिपुर। तो कर्क रेखा कहते किसे हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। कौन सी? माही नदी जो है राजस्थान में 2 बार इसे काटती है। और कर्क रेखा, मकर रेखा प्लस विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं जो हैं वो किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो वो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में ये तीनों रेखाएं जो होकर गुजरती हैं। और 8 राज्य, कितने राज्य?
कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे एक ट्रिक बनता है, मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन वो ट्रिक गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा कि जब क्वेश्चन पूछ लेगा सीक्वेंस में लगाने को कि पूर्व से पश्चिम बताइए या पश्चिम से पूरब बताइए, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए आप सीक्वेंस में इसको याद कर लें कि कौन सी है 8 राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें से कौन सा नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है? तो ये मणिपुर, यहीं पे जो है मणिपुर नहीं मणिपुर से नहीं गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन तीनों जगह से होकर गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य तटीय सीमा नहीं बनाता है? तो तमिलनाडु, तेलंगाना, गोवा और आंध्र प्रदेश। तटीय सीमा का मतलब क्या है कि समुद्र से सीमा जिसकी लगती है, मतलब वो कौन सा वो राज्य है जिसकी सीमा जो है वो समुद्र से लगती है, उसी को जो है वो तटीय राज्य कहते हैं। तो तटीय राज्य यहाँ पे हो गया गुजरात, यहाँ पे हो गया महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इन सभी राज्यों के जो है वो तटीय सीमा जो है वो बनती हैं। लेकिन यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने पर आंध्र प्रदेश तो वो तटीय तट पर स्थित है, लेकिन तेलंगाना जो है वो बीच में हो गया। तेलंगाना का जो है वो तट नहीं लगता है, वो तट की उसकी सीमा जो है वो तट पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो हो जाएगा वो तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, तेलंगाना। तेलंगाना जो है वो तट पे नहीं है, कहाँ पे है? वो तट से बीच में है, इसीलिए इसका तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश ये सब जो है वो तटीय सीमा बनाते हैं, तो तेलंगाना नहीं बनाता। यही पूछा है कौन सा नहीं बनाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा। तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यह भारत के नैनी स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से होकर गुजरती है। और कहाँ कहाँ मतलब किस किस राज्य से होकर गुजरती है, इसमें से पूछा है कि कौन सा मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। तो कौन कौन सी राज्य से गुजरती हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों से होकर गुजरती हैं। लेकिन किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती? तो झारखंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, झारखंड से होकर नहीं गुजरती हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा का आरोही क्रम कौन सा सही है? आरोही क्रम पूछा है, तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा, आरोही क्रम में पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। और यदि पे यहीं पे पूछे कि अवरोही क्रम इसका क्या हो जाएगा, तो अवरोही क्रम इसका हो जाएगा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। आरोही क्रम ये हो जाएगा ये वाला, और अवरोही क्रम ये वाला हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? क्या? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी और प्रमुख पर्वतमाला भी है। और सबसे छोटा महाद्वीप यहीं पे पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। क्या? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और क्वेश्चन बने कि ग्रेट बैरियर रीफ जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ पे स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट क्वींसलैंड के पास कोरल सागर में स्थित है। तो इसका पूछा क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया से जो बनने वाले क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, माउंट अनकोकागुआ, माउंट एटना, माउंट कोटोपैक्सी। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी यदि पूछे तो वो हो जाएगा माउंट अनकोकागुआ।
तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में। यदि पूछे ये स्थित कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट अनकोकागुआ। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 6,960 मीटर। कितनी है? 6,960 मीटर। और क्वेश्चन बने कि दक्षिण अमेरिका की सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत क्या है? तो वो हो जाएगा एंडीज। क्या हो जाएगा? एंडीज। दक्षिण अमेरिका की सबसे नवीनदार मोड़ पर्वत एंडीज हो जाएगा। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। क्या? एंडीज। और 7200 किलोमीटर इसका महत्वपूर्ण विस्तार भी है। और यहीं पे आटाकामा मरुस्थल भी यहीं पर है। और यह जो है आटाकामा मरुस्थल, यह नाइट्रोजन का भंडार माना जाता है। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी पूछा है। मोर, गौरैया, सारस, क्रेन, तोता। यहाँ पे राष्ट्रीय नहीं होना चाहिए। यहाँ पे उत्तर प्रदेश यदि लिखा है तो यहाँ पे राजकीय पक्षी होना चाहिए। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? सारस, क्रेन। यहीं पे हम भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी तो हो जाएगा सारस, क्रेन। और राजकीय चिन्ह क्या होता है? तो राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, तीर, धनुष। ये जो होता है एक वृत्त होता है, इसमें 2 मछलियां बनी होती हैं। यहाँ पे जो है तीर और धनुष बना होता है। यही जो होता है वो राजकीय चिन्ह होता है। इसको आप जो है सर्च करके गूगल पे देख सकते हैं। और यदि यहीं पे पूछे कि भारत और उत्तर प्रदेश दोनों की, उत्तर प्रदेश प्लस भारत दोनों की राजकीय मिठाई क्या है? तो वो हो जाएगी जलेबी। क्या हो जाएगी? जलेबी। और खेल जो है वो क्या हो जाएगा? तो खेल हो जाएगा हॉकी। क्या हो जाएगा? हॉकी। राजकीय खेल जो हो जाएगा वो हो जाएगा खेल, सॉरी हॉकी। और यहीं पे एक क्वेश्चन और बन सकता है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस क्या है? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस जो हो जाएगा 24 जनवरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है? स्टेपीज, मीडोज, टुंड्रा, टैगा। तो शीतोष्ण कटिबंध जो है ये दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों मतलब 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर में भी और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिण, दोनों तरफ इसके बीच का जो भाग होता है उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। जैसे कि देखिए ये हो गया, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5, ये विषुवत रेखा हो गया। ये 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश हो गया, ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इन दोनों के बीच का भाग, और प्लस ये 23.5 डिग्री दक्षिण और 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री दक्षिण, ये दोनों, इन दोनों के बीच का जो भाग होता है इसी को जो है शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी यूरोप के घास का मैदान स्टेपीज कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेपीज। और ये जो है इसकी विशेषता क्या है? तो ये यूरोशियन स्टेपीज का हिस्सा है जो दुनिया का सबसे बड़ा शीतोष्ण घास का मैदान है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है किलोमीटर में, डाप्सन में, फैदम में, प्रकाश वर्ष में। ओजोन परत, तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो वो समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन की 3 अणु से निर्मित होता है, इसीलिए इसको क्या लिखते हैं? O3। क्या लिखते हैं? O3। विस्तार इसका विस्तार जो है वो 15 से 35 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को जो है वो अवशोषित करती हैं। क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं। और एक आयोजन हुआ था जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका आयोजन जो है वो कब हुआ था? वो 16 सितंबर 1987 को। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कनाडा में। और इसका विषय क्या रखा गया था? ओजोन परत संरक्षण। इसीलिए ओजोन परत संरक्षण को कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इस ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? तो वो डॉप्सन में मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? सोमेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन और पैराथार्मोन। तो पैराथार्मोन जो है ये जो है हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। कौन सा? पैराथार्मोन। यह स्रावित होने वाला हार्मोन है और यह कैल्शियम के साथ फास्फेट को भी नियंत्रित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं।
तो यहाँ पे पूछा है नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते, गेहूं की, दलहन की, धान की, उपरोक्त सभी। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है वो जो हमारे परिवेश में जो सबसे बड़ी गैस पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। और हरे पेड़ पौधे जो है इस्तेमाल किसका करते हैं? वो नाइट्रेट का करते हैं। तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट के बीच में जो परिवर्तन होने की क्रिया है, नाइट्रोजन से नाइट्रेट के बीच में जो परिवर्तन होने की क्रिया है वो क्या कहलाता है? वो किसके द्वारा होता है? वो जीवाणुओं द्वारा होता है। और जीवाणु जो है वो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और मृदा में नाइट्रेट को छोड़ते हैं, और ये जो संपूर्ण क्रिया होती है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। जीवाणु सबसे अधिक कहाँ, कौन सी फसलों में की जड़ों में पाए जाते हैं? तो वो हो जाएगा दलहन की फसलों में। कौन सी? दलहन की फसलों में। यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा? कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम। तो क्या हो जाएगा? राइजोबियम। क्या हो जाएगा? राइजोबियम। राइजोबियम हो गया, और एजेटोबैक्टर हो गया, क्लास्टोडियम हो गया, ये सब जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं वर्षावन में, रेगिस्तान में, सुंदरवन में और हिमालय में। तो मैंग्रोव वन जो है किसे कहते हैं? तो मैंग्रोव वन जो कि खारे पानी में या फिर अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं वो मैंग्रोव वन कहलाते हैं। और मैंग्रोव वन का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो क्या है? तो भारत में जो है पश्चिम बंगाल हो गया और अंडमान निकोबार हो गया। क्या हो गया? पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसका जो है मैंग्रोव वन पाए कहाँ जाते हैं? तो वो सुंदरवन में पाए जाते हैं। कहाँ पे? सुंदरवन। यह वर्तमान समय में सुंदरवन जो है ये वर्तमान समय में राष्ट्रीय उद्यान भी है और अभ्यारण्य भी है। बाघ और हाथी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। बाघ और हाथी के लिए फेमस है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? तो ये नदियों द्वारा हिमालय से बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी, गाद और मलबे के बंगाल की खाड़ी में जमा होने से इसका निर्माण हुआ है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कि ये 2, 4, 10 या एक आध महीने में नहीं, ये हजारों वर्षों से नदियों के संगम पर मिट्टी जो जमा होती है उससे ये विशाल डेल्टा बना है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोकरेक बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मेघालय में, अंडमान निकोबार में, केरल में। तो भारत में कुल बायो रिजर्व की संख्या कितनी है? तो वो हो जाएगी 18। कितनी हो जाएगी? 18। और नोकरेक बायो रिजर्व स्थित कहाँ है? तो वो हो जाएगा मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही। क्या? मेघालय। और यही पूछे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में है। और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप कहाँ पे? ग्रेट निकोबार पे स्थित है। और बायोस्फीयर होता क्या है? तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के ऐसे स्थल होते हैं जिन्हें पारिस्थितिक तंत्र या फिर जैव विविधता की रक्षा के लिए यूनेस्को द्वारा नामित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने और ये सतत विकास को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? यूग्लिना में, साइकान में, हाइड्रा में और जेलीफिश में। तो क्लोरोफिल का वर्णक कैसा होता है? तो वर्णक जो है वो हरा होता है। कैसा होता है? हरा। और इसलिए पत्तियां जो हैं वो हरी होती हैं। यह मुख्य रूप से वनस्पति जगत में पाया जाता है। क्या? क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। यह मुख्य रूप से वनस्पति जगत में होता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूग्लिना। और यूग्लिना जो है ये क्लोरोफिल युक्त प्रोटोजोआ है। क्या है? क्लोरोफिल युक्त प्रोटोजोआ। यह जंतु जगत और पादप जगत दोनों के बीच की कड़ी है। क्या? यूग्लिना जो है जंतु जगत प्लस पादप जगत दोनों के बीच की कड़ी है। वनस्पति जगत और जंतु जगत इन दोनों के अंदर संयोजी गुण पाया जाता है। और यूग्लिना जो है ये स्वपोषी और विषमपोषी। क्या? स्वपोषी और विषमपोषी दोनों के गुण इनमें पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल का शुद्धिकरण ... रासायनिक कारक से हो सकता है। हाइड्रोजन से, पारा से, अम्ल से, पोटेशियम परमैंगनेट से। तो यहाँ पे पूछा है कि जल का शुद्धिकरण किस रासायनिक कारक से हो सकता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट
जल का शुद्धिकरण पोटेशियम परमैंगनेट रासायनिक कारक से हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि किस अवक्षेपण द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जा सकता है। यदि क्वेश्चन बने कि किस अवक्षेपण द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जा सकता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, फिटकिरी हो जाएगा। और रासायनिक कारक जो है वो कौन कौन से होते हैं, तो वो क्लोरीन हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, आयोडीन, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सब जो है रासायनिक कारक हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाए जाने योग्य कवक है। क्या खाए जाने योग्य कवक, एगेरिकस, पाक्सिनिया और म्यूकर और राइजोपस। तो कवक का जो सबसे अच्छा उदाहरण होता है वो क्या होता है, मशरूम, जिसे हम शाकाहारी मांस कहते हैं। और एगेरिकस जो है ये खाने वाले मशरूम की एक प्रजाति है। और इसमें जो है कुल कितने सदस्य पाए जाते हैं, तो लगभग जो है वो 300 से ज्यादा, कितना, 300 से ज्यादा प्रजाति पाई जाती है। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एगेरिकस जो है यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है, मूलांकुर, बीजपत्रक, प्रांकुर, भ्रूण, पोष। तो आवृतबीजी पौधे ऐसे पौधे जिनके बीज आवरण से ढके होते हैं। आवृतबीजी पौधे जो हैं वो किसे कहते हैं या कैसे होते हैं, तो ऐसे पौधे जिनके बीज जो हैं वो आवरण से ढके होते हैं। जैसे कि ये फल हो गया, इसके अंदर बीज हो गया और ये बीज जो है बीज के ऊपर भी खोखले टाइप का वो आवरण बना होता है ना, इसी को आवृतबीजी पौधे कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कौन सा हो गया, आम हो गया, मटर हो गया, मूंगफली हो गया, सेम हो गया, ये सब जो है आवृतबीजी पौधे जो इनके उदाहरण हैं। और इसका आंसर हो जाएगा भ्रूण पोष, कि आवृतबीजी पौधे निम्नलिखित में कौन सी संरचना त्रिगुणित है, तो भ्रूण पोष के हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस कुल में वित्तिलग्न बीजांडन्यास पाया जाता है, सोलेनेसी में, एस्टेरिसो में, केसी में, मालवेसी में। तो यहाँ पे वित्तिलग्न बीजांडन्यास जो होता है वो उन पौधों के अंडाशय में पाया जाता है जिनमें अंडाशय एक कोष्ठी होता है, और लेकिन बाद में कूटपट के कारण द्विअंडपी या बहुअंडपी दिख सकता है। उदाहरण के लिए यह मुख्य रूप से क्रूसीफेरी कुल के पौधों में पाया जाता है। किसके पौधे में, क्रूसीफेरी के। और क्रूसीफेरी को जो है इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या नाम है, तो वो है ब्रेशिकेसी। ब्रेशिकेसी का और किस नाम से जानते हैं, क्रूसीफेरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है एथिल अल्कोहल, ग्लूकोज, मैलिक एसिड, कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद। अनाक्सी श्वसन होता क्या है, मतलब अनाक्सी श्वसन क्या होता है, तो वह श्वसन जो बिना ऑक्सीजन के होता है उसी को हम अनाक्सी श्वसन कहते हैं। इसका एक और नाम होता है क्या, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, इसका आंसर हो जाएगा एथिल अल्कोहल। क्या, एथिल अल्कोहल। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1916 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, आत्माराम पांडुरंग ने, महादेव गोविंद रानाडे, केशव चंद्र सेन, डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे का पूरा नाम क्या है, धोंडो केशव कर्वे। क्या है, धोंडो केशव कर्वे। और धोंडो केशव कर्वे जो इनको जो है भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। क्या मिला है, भारत रत्न पुरस्कार। और कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना जो है इन्हीं के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, डी.के. कर्वे के द्वारा। और भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय का क्या नाम है, तो रानी नाथीवती बाई दामोदर महिला विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी.के. कर्वे। 1916 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे के द्वारा की गई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है, क्षिप्रा नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी। तो नासिक मेला ये महाराष्ट्र राज्य में लगता है। कहाँ पे लगता है, महाराष्ट्र राज्य में। किस नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी के तट पर। यही बात करते हैं उज्जैन की। उज्जैन जो है वो मध्य प्रदेश में। उज्जैन मेला कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश में। किस नदी पर, क्षिप्रा नदी पर। और हरिद्वार मेला वो उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे लगता है। और विश्व का सबसे बड़ा प्रयागराज मेला, क्या, प्रयागराज मेला विश्व का सबसे बड़ा है। और ये जो है कहाँ पे लगता है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। किस नदी पर, गंगा और यमुना के संगम पर लगता है। और यहीं पे यदि पूछ ले कि ददरी पशु मेला जो बलिया में लगता है, कहाँ पे, बलिया में। और गंगा नदी के किनारे भृगु बाबा मंदिर के पास लगता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 100 सदस्य, 110 सदस्य, 80 सदस्य, 104 सदस्य। तो उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 100 है। एक शब्द आता है यहाँ पे विधानमंडल। क्या आता है? विधानमंडल। विधानमंडल के 3 भाग होते हैं। क्या कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। और विधान परिषद, यहाँ पे विधान परिषद में सदस्यों की संख्या पूछा है जो कि 100 है। तो विधान परिषद जो है ये एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। यह उच्च सदन है जो केवल 6 राज्यों में मौजूद है। कौन कौन से 6 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और विधानसभा की बात करते हैं तो इसमें जो कुल निर्वाचित सदस्य की संख्या वो कितनी है? 403। कितनी है? 403। यह सबसे बड़ी विधानसभा है, भारत की सबसे बड़ी विधानसभा है। यहीं पे एक संसद की बात कर लेते हैं। संसद, इसके भी 3 भाग हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। और कितनी उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? 35 वर्ष। लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा ये जो है उच्च सदन है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनगण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया है? तो 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को। तो जनगण मन का हिंदी संस्करण जो है संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया है। कब? 24 जनवरी 1950 को। और इसको पहली बार कब गाया गया था? तो इसको पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कहाँ पे गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। इसको गाने में कितना समय लगता है? तो वो 52 सेकेंड का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री। तो भारत में अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद जो है 263। कितना? 263 में है। और इसका अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति जो है वो गठन, इसका गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। इसका काम क्या होता है? तो केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करना। और इसके मुख्य कार्यों में से समान हित के विषयों की जांच करना, उन पर नीतियां बनाना और मतभेदों को सुलझाना, ये इनके मुख्य कार्य होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती हैं। क्वेश्चन मैंने कि कहाँ पे प्रवेश करती हैं और कहाँ पे बाहर निकल जाती हैं। तो गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश बिजनौर से जो है प्रवेश करती हैं। कहाँ पे? बिजनौर जिला से प्रवेश करती हैं और बलिया बिहार से निकल जाती हैं। बलिया से बिहार निकल जाती हैं। और गंगा जो है ये भारत की राष्ट्रीय नदी है। क्या है? राष्ट्रीय नदी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय मार्ग किस नदी पर बना है? तो वो भी हो जाएगा गंगा नदी पर बना है। कहाँ से कहाँ तक? तो प्रयागराज से हल्दिया तक। कहाँ से? प्रयागराज से हल्दिया तक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, K2, एटलस और कॉमेट। तो यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो K2 को क्या कहते हैं? गाडविन ऑस्टिन। ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर ये ऊंचा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 8,586। कितना है? 8,586। तो कंचनजंगा की सीमा जो कहाँ है? वो सिक्किम, भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो तो है कंचनजंगा। लेकिन K2 जो है ये पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र कश्मीर में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी K2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि रहता ऑप्शन में कंचनजंगा तो हम कंचनजंगा ही लगाते। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्या? वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पेटागोनिया, कोलोराडो, किम्बरले, कटंगा। तो किम्बरले जो है ये उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठारी क्षेत्र है। क्या?
किम्बरले जो है ये उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठारी क्षेत्र है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरे के खनन के लिए महत्वपूर्ण रूप से प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी और भारत का प्रधानमंत्री। तो भारत का महान्यायवादी जो है इसे जो है अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। और ये भारत का महान्यायवादी का उल्लेख जो है ये किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये अनुच्छेद 76 में है। ये देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के क्वेश्चन है कि भारत के पहले महान्यायवादी का क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा? MC सीतलवाड़। क्या हो जाएगा? MC सीतलवाड़। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है यमुना नदी की सहायक नदी। चंबल, गंडक, बेतवा, केल। तो यहाँ पे जो है गंडक नदी ये जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की। और यमुना की सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना की सहायक नदी गंगा जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है और प्रयागराज में दाहिने से मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम है सुमित्रा महाजन, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ओम बिरला। तो यहाँ पे 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम पूछा है तो 17वीं हो या फिर यहीं पे पूछे 18वीं। 17वीं और 18वीं दोनों लोकसभा के अध्यक्ष जो वर्तमान में चल रही इसके भी अध्यक्ष जो है कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। और क्वेश्चन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बनता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुई? 26 जनवरी 2001 से, 26 जनवरी 2002, 15 अगस्त 2001, 15 अगस्त 2002। राष्ट्र ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? तो राष्ट्र ध्वज का प्रारूप जो है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। और इसका डिजाइन किसने दिया? तो पिंगली वैंकैया ने तैयार की थी। संशोधन क्या था इसमें? तो 1931 के ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र 24 तीलियों वाला लगाया गया। पहचान केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां जो के साथ यह स्वतंत्र भारत का प्रतीक बना। और हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। किसके रूप में? राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के रूप में। कब? 22 जुलाई को। तो इसको पूछा क्या है कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुआ? तो 26 जनवरी 2002 से यह प्रभावित हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है भगवान राम से, भगवान विष्णु से, भगवान शिव से, भगवान जगन्नाथ जी से। तो पुरी की रथ यात्रा का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो वो होता है उड़ीसा के पुरी में। कहाँ? उड़ीसा के पुरी में। कहाँ पे इसका आयोजन होता है? उड़ीसा के पुरी में। और रथ यात्रा का आयोजन जो है भगवान जगन्नाथ जी के सम्मान में रथ यात्रा का आयोजन होता है। किसके? भगवान जगन्नाथ जी के। और इसमें 3 रथ निकाले जाते हैं। किसके किसके? तो भगवान बलराम जी के, श्री कृष्ण जी के, देवी सुभद्रा के। और इसके क्रम भी यही है, पहले बलराम जी का, फिर श्री कृष्ण जी का, फिर देवी सुभद्रा जी का। और वापसी टाइम, रिटर्न लौटते टाइम इसका क्या होगा? तो ये पलट जाएगा। तब पहले क्या हो जाएगा? पहले देवी सुभद्रा जी आ जाएंगी, फिर कृष्ण जी, फिर बलराम जी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर को क्या कहकर पुकारा जाता है? तो क्या कहते हैं? व्हाइट पैगोंडा। क्या? व्हाइट पैगोंडा। और मूर्ति किस चीज की बनी होती है? तो मूर्ति जो है वो लकड़ी की बनी होती है। हर साल इसे चेंज कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है कि संध्या क्या है? भजन है, अखबार है, धार्मिक संस्था है और राजनीतिक दल है। तो संध्या जो है ये एक अखबार है। क्या है? यह एक अखबार है। 1906 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तब प्रकाशित होने वाला यह अखबार था। क्या था? अखबार था। और भारत का पहला समाचार पत्र हिक्की का बंगाल गजट था। क्या था? हिक्की का बंगाल गजट। कब प्रकाशित हुआ? 20 जनवरी 1780 को। 20 जनवरी 1780 को। और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? जेम्स ऑगस्ट हिक्की। किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है,
हमीरपुर, ललितपुर, मिर्जापुर, झांसी। तो उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा मिर्जापुर। क्या है? मिर्जापुर। बुंदेलखंड पठार का कुल क्षेत्रफल लगभग कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो वो 69,000, कितना? 69,000 से 70,747, 70,747 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में, कितने? 7 जिलों में, और मध्य प्रदेश के 6 जिलों में फैला हुआ है। कुल जो है 13 जिलों में फैला हुआ है। और उत्तर प्रदेश के 7 जिले कौन कौन से हैं? चित्रकूट, बांदा, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा। ये 7 जिले जो हैं ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में फैला हुआ है। और इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से ये मिर्जापुर नहीं है। और बात कर लेते हैं यहीं पे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के 6 जिलों में जो फैला हुआ है वो कौन सा जिला है? तो छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर, दतिया, पन्ना। ये 6 जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश के हैं, जिसमें ये बुंदेलखंड पठार फैला हुआ है। और यहाँ पे इस पठार की औसत ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? तो समुद्र तल से कितना होता है? समुद्र तल से 300 से 600, कितना? 300 से 600 मीटर के मध्य होता है, 300 से 600 मीटर के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? कौन सी फसल ऐसी है जो कि रेशे वाली समूह से संबंधित है? पटसन, चना, अलसी, मसूर, जई, ढैंचा, कपास, जूट, सनई, जूट, गेहूं, कपास। तो इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा समूह है जो कि रेशे वाली फसलों से संबंधित है। तो उस जो है कपास, जूट, सनई, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, कपास, जूट, सनई। ये तीनों का तीनों जो है वो रेशे वाली फसलों से संबंधित हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा रेशे के लिए जो फसल इस्तेमाल होता है वो कौन सा है? वो कपास है। और कपास के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा जो है कौन सा राज्य अग्रणी है? तो महाराष्ट्र। क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है वो सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र के बाद कौन सा है? गुजरात है, पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे जो है कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। मिट्टी की बात करते हैं कि कौन सी मिट्टी है जिसमें कपास जो है सर्वाधिक उत्पादित होता है, तो वो हो जाएगा काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, कनाडा में, फ्रांस में। बात करते हैं सदाबहार वन की, वहीं पर पाए जाएंगे जहां पर सर्वाधिक तापमान हो और सर्वाधिक वर्षा हो। सदाबहार वन वहीं पर पाए जाएंगे जहां पे सर्वाधिक तापमान और सर्वाधिक वर्षा हो। यदि ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या फिर अमेजन वर्षा वन हो तो हम वही सही करेंगे, लेकिन यहाँ पे ना तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है और ना ही अमेजन वर्षा वन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, इसका हो जाएगा ब्राजील में। ये हमारा यहाँ पे जो 0 डिग्री अक्षांश है इसी पे जो है सर्वाधिक जैव विविधता। क्वेश्चन बने कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो यहीं पे जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो यहाँ पे बात करते हैं ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि जो होती है उसको संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और ध्वनि संचरण की सबसे जो बड़ा माध्यम है वो कौन सा है, वो क्या है, तो वो हो जाएगा वायुमंडल। ध्वनि संचरण करने का सबसे बड़ा माध्यम वायुमंडल है और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं। यही कारण है कि जो चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन स्थित है देहरादून में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में और कोलकाता में। तो यहाँ पे पूछा है ये राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन, तो इसको क्या कहते हैं हम? NATMO, नेटमो। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय एटलस थीमेटिक मानचित्रण संगठन। इसकी संस्था क्या है? तो ये जो है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ये प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में की गई थी, और इसे पहले राष्ट्रीय एटलस संगठन मतलब कि NAO के रूप में जाना जाता था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। यह साल्ट लेक विधान नगर में मौजूद है।
कहाँ पे? कोलकाता के साल्ट लेक विधान नगर में मौजूद है। कार्य इसका तो देश के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को दर्शाने वाले विषयगत मानचित्रण और एटलस तैयार करना इसका कार्य है। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? तो चूना पत्थर, जिप्सम, राख, मटियार। तो सीमेंट उद्योग भार ह्रास वाला उद्योग होता है और ये सबसे ज्यादा वहां पर होता है जहां पर चूना पत्थर पाया जाता है। कहां पर? चूना पत्थर जहां पाया जाता है। और सीमेंट का मुख्य संघटक वो है चूना पत्थर होता है, जो सीमेंट का लगभग कितना 60 से 65% हिस्सा बनाता है। कितना? 60 से 65% हिस्सा बनाता है। ये सीमेंट का जो है जोड़ने की शक्ति देता है। क्या? सीमेंट को जोड़ने की शक्ति देता है। इसके अलावा कौन कौन? सिलिका, एल्यूमिना और लौह ऑक्साइड, ये अन्य महत्वपूर्ण घटक भी इसमें शामिल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? कटहल, गूलर, आर्किड और फर्न। तो यहाँ पे जो है फूल पूछा है कि फूल नहीं होते, तो फर्न जो है, फर्न में फूल नहीं होते हैं। फर्न एक संवहनी पौधा है और बीज रहित पौधा है, इसमें फूल नहीं होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस पौधे में फूल नहीं होते? तो फर्न में फूल नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नांगल बांध, सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, हीराकुंड बांध, महानदी। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा जोड़ा इसका है जो कि वो गलत है। तो यहाँ पे बात करते हैं नागार्जुन सागर की। तो ये नागार्जुन सागर जो है ये गोदावरी नदी पे नहीं है, तो कहाँ पे है? ये कृष्णा नदी पे है। कहाँ पे? कृष्णा नदी पे। इसके लिए यही आंसर इसने पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागार्जुन सागर। बात करते हैं यहीं पे सरदार सरोवर परियोजना। इसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए जो है एक विवाद हुआ था। क्या हुआ था? जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पूछा है इसमें भी कौन सा जोड़ा है जो कि गलत है? डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, इंडियन टेलीफोन रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा, तेल शोधन कार्य मथुरा। तो यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव, इसका नाम जो है इसको डीएलडब्ल्यू, इसको जो है डीएलडब्ल्यू भी कहते हैं और ये वाराणसी में मौजूद है। ये तो सही है। इंडियन टेलीफोन का जो मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो बेंगलुरु में है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। और इसके अलावा जो है ये कहाँ कहाँ पे मौजूद है? तो इसके अलावा ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ये कहाँ पे मौजूद है? तो ये नैनी में हो गया, मनकापुर हो गया, पालक्कड़ हो गया, श्रीनगर और रायबरेली। तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। ये भी सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा। तो जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है ये 1954 में निर्मित किया गया था। कब किया गया था? 1954 में। और ये जो है हरियाणा, उत्तराखंड, गाजियाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, इन सब जगहों पर मौजूद है, लेकिन नोएडा में मौजूद नहीं है। कहाँ पे? नहीं है। ये इसने पूछा है सुमेलित नहीं है, तो ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। लेकिन आंसर जो है यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये नोएडा में नहीं है। और ये कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मौजूद है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। और तेल शोधन कार्य मथुरा, तो ये जो है तेल शोधन कार्य जो है ये इंडियन ऑयल का है और यही जो है ताजमहल के रंग को खराब किया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? मार्च अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर और नवंबर दिसंबर। तो तमिलनाडु में यहाँ की वर्षा जो होती है वो लौटते मानसून से होती है। कैसे होती है? लौटते मानसून से होती है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ दोनों जगहों पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। यहाँ वर्षा जो है नवंबर दिसंबर के माह में सामान्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवंबर दिसंबर के माह में मानसून के सामान्य महीने होते हैं। और लौटते हुए मानसून के समय तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में जो सुनामी आई थी ये बहुत चर्चित रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि लौटते हुए मानसून के समय तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में जो सुनामी आई थी वो कब आई थी? तो कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को। कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को, जो सबसे अधिक जो है त्रासदी के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है?
तो प्रमाणित बीज के थैलों पर जो टैग का रंग लगा होता है वो किस रंग का होता है? वो नीले रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, नीला रंग। और यह बीज की उच्च गुणवत्ता, आनुवांशिक शुद्धता और प्रमाणन एजेंसी द्वारा प्रमाणित होने की गारंटी देता है। और प्रजनक बीज का रंग कैसा होता है? तो प्रजनक बीज का जो टैग का रंग होता है वो सुनहरा पीला होता है और आधार बीज के टैग का रंग वो सफेद होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सिंधु और गंगा, तापी और ब्यास, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु का उद्गम स्रोत जो है वो एक ही है। कौन सा? ब्रह्मपुत्र और सिंधु का। तो कौन सा है वो उद्गम स्रोत? तिब्बत का पठार। इसके अलावा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। इसके अलावा दो और हैं। कौन से? एक है नर्मदा और सोन नदी। इन दोनों के जो है उद्गम स्थल एक है। कहाँ है? अमरकंटक में। और कृष्णा और कोयना नदी का जो उद्गम स्रोत है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा महाबालेश्वर। महाबालेश्वर के पास से कृष्णा और कोयना नदियां निकलती हैं। और यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी दो नदी उल्टी बहती हैं? कौन सी दो नदी उल्टी बहती हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये आपके लिए आज होमवर्क है। ये क्या करेंगे आप? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है क्या? वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है उड़द, गेहूं, राई, मक्का। तो जलवायुविक विविधता सहन करने की क्षमता किसमें पाई जाती है? तो वो मक्का में। और यही कारण है कि मक्का जो है वो पूरे वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। कौन सी? मक्का। मक्का में जो है वो जलवायु विविधता सहन करने की शक्ति पाई जाती है। और सर्वाधिक समय खेत में रहने वाली फसल, जैसे कि सबसे अधिक समय जो खेत में रहती है वो कौन सी फसल है? तो वो हो जाएगा अरहर। कौन सा हो जाएगा? अरहर। तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तराखंड में। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। यह पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे? रिहंद नदी पर। इसकी विशेषता क्या है? तो यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और गोविंद बल्लभ पंत इसे जो है रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर किस सीमा पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, किसके? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, चीन। तो चिली जो है विश्व में आयोडीन का प्रमुख और अग्रणी उत्पादक देश है। यह लगभग 60 से 65 कितना 60 से 65% से अधिक हिस्सा उत्पादित करता है। चिली के बाद यदि बात करें तो जापान है जो कि दूसरे स्थान पर आता है। ये जो है आयोडीन का उत्पादन करता है। और आयोडीन जो है ये समुद्री शैवाल इसके सबसे बड़े स्रोत हैं। क्या है? समुद्री शैवाल इसके सबसे बड़े स्रोत हैं। क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा हो जाएगा? वो घेंघा हो जाएगा। कौन सा? घेंघा रोग। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? जमशेदपुर, चाईबासा, पलाम, रांची। तो 1900 बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1974 में स्थापित हुआ था। कब था? बेतला राष्ट्रीय उद्यान 1974 में स्थापित है और 1026 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 1026 वर्ग किलोमीटर में। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये खास करके बाघ परियोजना के लिए जाना जाता है। किसके लिए? बाघ परियोजना के लिए। और कब प्रारंभ हुआ था? तो 1973 में प्रारंभ हुआ था। ये जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना से कब जुड़ा था? तो ये जुड़ा था 1974 में। कब जुड़ा था? 1974 में। ये झारखंड के लातेहार और पलामू जिले में स्थित है। कहाँ पे? लातेहार और पलामू जिले में। किस राज्य के? झारखंड राज्य के। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ, हाथी और जंगली भैंसों के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन, कैनिंग, लॉरेंस, बेंटिंग। तो इसकी स्थापना जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में। कब हुई थी? 1861 में। और प्रथम महानिदेशक संस्थापक इसके कौन थे? अलेक्जेंडर
कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसकी मूल स्थापना किसने की? तो इसकी मूल स्थापना कैनिंग ने की थी। किसने की थी? कैनिंग के समय में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लिन, लिथगो और इरविन और चैम्सफोर्ड, कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वो इस वायसराय कौन था? तो हो जाएगा लिन लिथगो। कौन था? लिन लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। यहीं पे बात करते हैं किसका? असहयोग आंदोलन की। तो असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो वो था चैम्सफोर्ड। कौन था? चैम्सफोर्ड। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये किसके समय में? इसके समय के वायसराय कौन था? तो वो इरविन। इरविन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन था? इरविन था। ये कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट पे आते, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लिन लिथगो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? हंटर आयोग, आकबर समिति, देवराय समिति, सर थॉमस रॉबर्टसन समिति 1901। तो ये जो है इसका उद्देश्य क्या था? रेलवे बोर्ड का गठन जो है इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय रेलवे के प्रशासन को नियंत्रित करना। क्या था? भारतीय रेलवे के प्रशासन को नियंत्रित करना। और रेलवे बोर्ड का गठन जो है वो सर थॉमस रॉबर्टसन समिति 1901 के द्वारा की सिफारिश पर, इस आयोग की सिफारिश पर किया गया था। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रेलवे बोर्ड का गठन सर थॉमस रॉबर्टसन समिति आयोग की सिफारिश पर किया गया था। कब किया था? 1901 में। कब किया गया था? 1901 में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1950, 51, 52 और 53। तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इस प्रथम संविधान संशोधन जो है ये 1951 में हुआ था। इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। इसके द्वारा अनुसूची जो है 9 का निर्माण हुआ। किसके द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 9 का, किसका? अनुसूची 9 का निर्माण हुआ। अनुसूची 9 का संबंध क्या था? तो भूमि सुधार से। इसका संबंध किससे था? भूमि सुधार से। और मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। कितनी? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, जो वर्तमान में 12 अनुसूची। इस समय कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1950, 1952, 1956, 1900 में। तो 7वां संविधान संशोधन जो है ये 1956 में हुआ। कब हुआ? 1956 में। और इसका संबंध किससे था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग से। किससे था? राज्य पुनर्गठन आयोग से। ये किसकी अध्यक्षता में बना था? तो फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं 13वां संविधान संशोधन की। तो 13वां संविधान संशोधन जो है ये 1962 में बना था। कितने बना था? 1962 में। और नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। 13वां संविधान संशोधन में नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। कैसी रही क्लास? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।